तो बात करेंगे, केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस बिल को संसद में पेश करेगी और अगर यह बिल दोनों सदनों से पास हो गया तो देश में एक साथ लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सूत्रों ने कहा कि सरकार अब विधेयक पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसे विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति या जेपीसी के पास भेज भी सकती है। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और विपक्ष ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया है और राज्य में चुनाव कराने में चुनाव आयोग के सामने आने वाली तार्किक चुनौतियों की ओर इशारा भी किया है। वहीं विपक्ष इस मामले पर सरकार को सीधे तौर पर घेरने की तैयारी कर रहा है। बता दें आपको, वन नेशन वन इलेक्शन पर एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसी बार के सत्र में यह बिल सदन में रखा जा सकता है, बिल को मंजूरी मिल सकती है। विधेयक की पूरी तैयारी है। सरकार इस बार वन नेशन वन इलेक्शन बिल सदन में पेश कर सकता है। तो संसद में पेश हो सकता है विधेयक और इसी संसद सत्र के दौरान ये विधेयक पेश किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। और आप ये देखिए कि इसके कई सारे फायदे भी बताए जा रहे हैं, जहां पर साल भर चुनावी मोड में रहने से भारी भरकम प्रेशर तो रहता ही है, साथ ही साथ प्रशासन सुरक्षा बल पर बोझ भी पड़ता है। तो कई फायदे स्वाभाविक है कि वन नेशन वन इलेक्शन के होंगे और काफी दिनों से कवायद भी चल रही थी। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी भी बनी थी और उस कमेटी ने सिफारिश की थी कि ये वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक हो सकता है अगर जो विधानसभाएं समय से पहले खत्म हो रही हैं तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए और कुछ। तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। शुक्रवार और शनिवार को सांसदों के लिए व्हिप जारी किया गया। संविधान पर चर्चा के लिए बीजेपी ने जारी किया व्हिप। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से, जहां इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। यानी अगर कोई बिल पेश किया जाता है तो सभी सांसद मौजूद रहने चाहिए, पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। इस लिहाज से तमाम जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, उनके लिए व्हिप जारी किया गया है। और जैसा कि आपको हमने हाल ही में बताया कि जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और अब दूसरी तरफ एक नया अपडेट आ रहा है जहां कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर दिया है। और आज जो खबर आई है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सभी सांसद संसद सत्र के दौरान मौजूद रहे और इसके चलते बीजेपी ने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, साथ ही कांग्रेस ने भी सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। वाकई ये दूसरी बड़ी अपडेट है। कांग्रेस 99 सांसदों वाली कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर दिया है, यानी कि बिल पर पर्याप्त बहस होगी, पर्याप्त सियासी बयानबाजी भी होगी। सदन में आशा की जानी चाहिए कि तमाम चर्चाएं होंगी जो भी बिल पेश किए जाएंगे। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हाइलाइट्स है वो वन नेशन वन इलेक्शन इस सत्र में हो सकता है, सदन में पेश किया जाए और संभव है उस पर मताधिकार का इस्तेमाल भी हो या कहीं मत विभाजन भी हो सदन के अंदर। सरकार की पूरी तैयारी है इस बार वन नेशन वन इलेक्शन को सदन में रखने की। वहीं महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र के नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी से मिले। उधर गृह मंत्री अमित शाह से डिप्टी सीएम अजीत पवार ने मुलाकात की। तो वहीं मुलाकात के बाद अजीत पवार का बड़ा बयान सामने आया। अजीत पवार ने कहा कि 14 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और यूडी यानी अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास मंत्रालय शिंदे कैंप को जा सकता है। और इसके अलावा वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट अजीत पवार को फिर से मिल सकता है और उस तरीके से जो मंत्रालय के बंटवारे हैं उसको लेकर ये जानकारी मिल रही है। और महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो चुकी है। दरअसल महाराष्ट्र के नेता लगातार केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। स्वाभाविक है, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अब ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा। किसके पक्ष में कौन सा मंत्रालय जाना है, मिनिस्ट्री जानी है, ये तस्वीर साफ होगी। कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा
पूरा ऐसा उन्होंने बताया। महाराष्ट्र की सियासत आपको बता दें कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। बावनकुले ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के कई विधायक और सांसद उनके संपर्क में हैं। बावनकुले ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के कई विधायक और सांसद अपनी पार्टी से संतुष्ट नहीं हैं। और उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि हम उनके बारे में सोचेंगे, यानी संकेत दिया कि उन्हें पार्टी में लाने का विचार किया जा सकता है। आघाड़ी का पतन हुआ है, उसमें संवाद नहीं है और संवाद नहीं होने की वजह से उनके बीच में एक टकराव है, आपस में भी टकराव है महाविकास आघाड़ी के पार्टियों में, और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल भी बहुत टकराव है। उसमें वो अस्वस्थ है, तो मुझे मिलते हैं, सबको मिलते हैं हमारे पार्टी में और बोलते हैं कि भाई हमारे पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे देखेंगे क्या होता है। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान जेपी नड्डा ने सोरोस का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस से पूछा कि सोनिया गांधी का सोरोस के साथ क्या रिश्ता है। इस बीच खड़गे ने कहा कि जानबूझकर मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इस हाउस की वरिष्ठतम नेता कांग्रेस पार्टी की, उनका क्या संबंध है, सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? What is the relationship between Sonia Gandhi ji and Soros? The country wants to know. देश की आम जनता जानना चाहती है। जो सोरोस इस देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स डोनेशन के रूप में देता है और उसकी आवाज कठपुतली बन करके यहाँ कांग्रेस पार्टी उठाती है और देश को ये कंटेंट होता है, उन्होंने कहा। सर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये लोग अपने विषय को भटकाना चाहते हैं, अपने विषय को भटकाना चाहते हैं। और एआई इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी के इस वीडियो ने हर किसी को झकझोर दिया। रिश्तों की भयानक सच्चाई और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देने वाली यह कहानी अब सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे तक पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में द्वारा भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। अतुल सुभाष की खुदकुशी का यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लोग इसे खुदकुशी की तरह नहीं बल्कि हत्या की तरह देख रहे हैं। उधर जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया के भाई और उसकी मां घर छोड़कर कहीं फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिल से कहीं फरार हो गए। पुलिस अतुल के आखिरी वीडियो के आधार पर अपनी पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है। और अब बात करते हैं एमपी और छत्तीसगढ़ की। आज का दिन दोनों राज्यों के लिए बेहद ही खास है। आज ही के दिन प्रदेश की नई सरकार बनी थी, यानी दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है। और इस मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने अपनी अपनी सरकारों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जानकारी भी दी। सीएम ने कहा जनता से किए वादों का एक वादों को पूरा किया जा रहा है। महिला, युवा, किसान, गरीब हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और नदी जोड़ने की कल्पना को साकार किया जा रहा है। जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है 1 लाख किसान, उनको सबको सोलर पंप दे करके उनकी हमेशा के लिए बिजली की उनकी उपलब्धता, और वो भी सोलर पंप के माध्यम से, केवल वो अपना रेगुलर कनेक्शन से, क्योंकि टेम्परेरी है तो रेगुलर कनेक्शन मिलता नहीं, लेकिन पूरे साल बिजली। आजकल सब लोग वायुयान से ऐसा सफर करना चाहते कि पर्यटन विभाग ने जब लॉन्च की तो इंदौर से उज्जैन भी लोग विमान से आ रहे थे। तो हमने कहा ये इंदौर से उज्जैन आ रहा हो 90% ऑक्यूपेंसी जा रही, लेकिन हमारे पास इतने विमान नहीं है, तो हमने धीरे से उसको बंद किया कि इंदौर उज्जैन तो चलेगा, इंदौर भोपाल भी छोड़ो, लेकिन सिंगरौली भोपाल चलेगा।
और चलिए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को बीते 1 साल का रिपोर्ट कार्ड आखिर है क्या। चुनाव में जनता से किए कितने वादों को पूरा किया गया, ये भी देखिए। तो एमपी में एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। 40 लाख किसानों को सोलर पंप भी देने की तैयारी है। तो वहीं 26 लाख बहनों को गैस रिफिलिंग का पैसा दिया गया। सरकारी निजी क्षेत्र में कुल 51 मेडिकल कॉलेज भी खोले गए। और देश में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड मध्य प्रदेश में बांटे गए, जबकि 2025 में उद्योग वर्ष भी मनाया जाएगा। तो वही केन बेतवा लिंक का शुरुआत होगी और पीएम मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं और इससे करीब 10 लाख हेक्टेयर खेती सिंचित होगी। प्रदेश के 11 जिलों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश में 3 लाख युवाओं को भी रोजगार देने की तैयारी है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा पूरा किया गया। संभागों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं। ये था मध्य प्रदेश का वो कार्ड जिसमें जहां सरकार ने बताया कि आखिर क्या क्या किया गया है और आगे क्या क्या कुछ करने जा रही है सरकार। बहरहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 1 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने पर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार। उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। उमंग सिंघार ने कहा है कि जो योजनाएं चल रही थी उसमें नया कुछ भी नहीं है। और उधर छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं में नया क्या है। वो जो योजनाएं के अलावा आपके सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं उस पे मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो मैं मानता हूं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री जन मुद्दों पे चुप रहे। तो मैं समझता हूं कि 2 से 2.25 करोड़ महिलाएं हैं, उसमें से अगर आप 1.25 करोड़ को दे रहे हैं और आपने चुनाव। उधर छत्तीसगढ़ में सरकार को 1 साल पूरा होने पर रायपुर में कैबिनेट ने अपने 1 साल का लेखा जोखा पेश किया। इस मौके पर सीएम साय ने विष्णु की पाती का विमोचन किया। इसमें किसान हितग्राहियों महिलाओं को सीएम साय ने अपना संदेश दिया और इसके बाद एक किताब का विमोचन किया गया और इसके अलावा साल भर का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश किया गया। और सीएम साय ने कैबिनेट के साथ प्रदेश की जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इसमें क्या खास रहा है वो आपको बताते हैं। तो चलिए जानिए कि क्या कुछ खास रहा। प्रदेश में इस बार की सरकार में जहां महतारी वंदन योजना से महिलाएं सशक्त हुई, तो वहीं 70 लाख महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए की मदद की गई। इतना ही नहीं, इसके अलावा 2 साल से 14 लाख किसानों को बकाया बोनस दिया गया है। वहीं सरकार ने धान की कीमत का वादा भी पूरा कर दिया है। तो वहीं रायपुर में नालंदा की तर्ज पर लाइब्रेरी का निर्माण होगा। सरकार बनते ही 18 लाख पीएम आवास को मंजूरी दी गई। इसके अलावा 68 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन भी दिया गया है। साथ ही सड़क, रेल, हवाई सुविधाओं का विस्तार भी लगातार हो रहा है। अंबिकापुर में हवाई अड्डे का इनॉग्रेशन हुआ और इसी महीने शुरू हो जाएगा और बस्तर में पर्यटन कॉरिडोर का भी निर्माण होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा SC/ST के लिए भी प्राधिकरण का गठन किया गया है सरकार में। और 2028 तक GDP 10 लाख करोड़ होने की संभावना और उसी टारगेट को लेकर सरकार चल रही है। तो वहीं 1 साल में 213 नक्सलियों को ढेर भी किया गया है और सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। और अब बात खंडवा की, जहां पर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जो व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें खालवा क्षेत्र के रोशनी के अंबाड़ा गांव की हैं, जहां 4 महीने की मासूम का शव ले जाने के लिए जो एम्बुलेंस दी गई उसे धक्का मारना पड़ा। 4 महीने की मासूम का शव ले जाने से पहले परिजन को एम्बुलेंस को धक्का लगाना पड़ा। बताया जा रहा है कि शव वाहन की बैटरी में अक्सर समस्याएं होती हैं और उसके बावजूद सुधार नहीं किया जाता। जिस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा उसी से शव वाहिनी को धक्का लगवाया गया, जिसके बाद न्यूज 18 के दखल के बाद मैकेनिक ने बैटरी मंगवाकर शव वाहिनी को स्टार्ट किया। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज सह जिला अस्पताल में एकमात्र शव वाहिनी पानी रख सकता तो गर्म पानी में हाथ से निसट गया, हाथ से ही गिर गया। सबसे परेशान है, कुछ भी नहीं हो रहा गाड़ी एम्बुलेंस के लिए। नहीं तो फिर कुछ नहीं होएगा तो फिर हम गाड़ी से जाएंगे कब तक। वैसे भी कल से परेशान है हम। गाड़ी नगर निगम के पोजीशन में है, नगर निगम ही उसका मेंटेनेंस करता है, रख रखाव भी वो इन लोगों की जिम्मेदारी है।
मैं उनसे कमिश्नर साहब से बात करके उसको मेंटेनेंस के लिए उनको बोलूँगा मैं। देखिए मेरे संज्ञान में आया है कि उसमें बैटरी की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके लिए हम आज ही संबंधित को निर्देशित कर उसकी बैटरी